हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आशा को विवाह के नाम से ही चिढ़ थी। क्या हुआ जब उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया, मगर वह मन ही मन भयंकर आशंका से घिरी थी। आज सुबह जैसी आशा की आंख खुली, देखा उसकी मम्मी परेशान सी अंदर बाहर घूम रही है। आंख मलते हुए आशा बाहर आई और पूछा, मम्मी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो? मम्मी बोली, आशा सुबह को अचानक सुबह चक्कर आ गया था। सुमेश उसे हॉस्पिटल लेके गया है। यह सुनकर आशा को भी चिंता हो गई। 2.5 साल पहले शोभा और सुमेश आनंद जी के ऊपर वाले घर में किराएदार बनकर आए थे। 1-2 महीनों में ही वे कब किराएदार से आनंद के परिवार के सदस्य जैसे हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। दरअसल ये ऊपर वाला पूरा घर आनंद जी ने बड़े प्यार से अपने बेटे दिनेश के लिए बनवाया था, पर शादी के बाद उसकी पत्नी रिया का यहाँ पर मन नहीं लगा। कहने को मेरठ इतना छोटा शहर भी नहीं है, पर दिल्ली में पली बड़ी रिया को यह शहर और यहाँ की मानसिकता हमेशा दकियानूसी ही लगी। रिश्तों में खटास आने से पहले दिनेश ने समझदारी का परिचय दिया और अपना ट्रांसफ़र दिल्ली ही करवा लिया। बेटे बहू के जाने के बाद आनंद जी ने ऊपर वाले पोर्शन को किराए पर देने की सोची। इसकी वजह आर्थिक कम पर भावनात्मक ज़्यादा थी। दरअसल उन्होंने बड़े अरमानों के साथ ऊपर वाला घर बनवाया था, पर उसे वे अब खाली नहीं रखना चाहते थे। तभी किसी जान पहचान वाले ने सुमेश के बारे में आनंद जी को बताया। वे स्टेट बैंक में मैनेजर थे और हाल ही में उसका ट्रांसफ़र मेरठ हुआ था और वे अपने लिए किराए का आशियाना ढूंढ रहे थे। 2 दिन बाद ही वे सामान सहित ऊपर वाले घर में शिफ्ट हो गए। जहां सुमेश बहुत कम बोलता था, वहीं शोभा की बात खत्म ही नहीं होती थी। सुमेश का रंग सांवला था और उनका कद 6 फुट था, वहीं इसके विपरीत शोभा 5 फुट की थी और उसका दूध जैसा गोरा रंग था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे, स्वभाव में भी, रहन सहन भी और देखने भालने में भी, पर एक दूसरे के साथ दोनों बेहद अच्छे लगते थे। जल्दी सुमेश की एक स्थानीय विद्यालय में इंग्लिश के टीचर के रूप में नियुक्ति हो गई। घर और स्कूल का कार्य करते हुए वे बहुत थक जाती थी, पर उसने कोई काम वाली भी नहीं लगा रखी थी। जब आशा ने टोका तो हंसकर बोली, आशा कोई बाल बच्चा तो है नहीं, 2 जनों का काम ही कितना होता है। पास पड़ोस का कोई भी कार्यक्रम शोभा के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता था। किसी का जन्मदिन हो या किसी के यहाँ किटी पार्टी, सब घरों में शोभा अपनी पाक कला का हुनर जरूर दिखाती। उसके हाथों में अन्नपूर्णा का वास था और उसके घर तो हर शनिवार जरूरी कोई ना कोई आया होता। छोटा मोटा कोई ना कोई कार्यक्रम जरूरी होता। ऐसे ही एक शनिवार की रात जब आशा शोभा से रविवार को अपने कॉलेज की फेयरवेल में पहनने वाली ड्रेस की सलाह लेने जैसी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, एक कर्कश सी आवाज़ सुनाई दी, यह सारा दिन क्या थकान थकान का नाटक लगा रखा है। 4 लोगों के आने से घर में रौनक आ जाती है और काम ही क्या है तुम्हें? कोई बच्चा हो तो समझ भी आई। यह सुमेश की आवाज़ थी। इससे पहले कि आशा मूर्ति वापस जाने के लिए सुमेश दनदनाते सीढ़ियाँ उतरने लगे और फिर आशा को देखते ही बोले, अरे शोभा देखो, आशा आई है। शोभा ने अपनी छलछलाई आंखों को धीरे से पोंछा और बोली, कहो आशा, फेयरवेल पर क्या पहन रही हो? आशा ने कुछ न कहा और चेहरा नीचे किए खड़ी रही। आज उसे सुमेश का ऐसा चेहरा देखने को मिला जिसकी आशा ने कभी कल्पना भी नहीं की। आशा चुपचाप खड़ी रही तो शोभा बोली, मुझे आदत पड़ गई है आशा यह सब सुनने की। जो पेड़ फल नहीं दे सकता उसे किसी और तरह से तो अपनी उपयोगिता साबित करनी होती है। ऐसा ही मेरे साथ है। वैसे भी आशा, शादी के कुछ सालों बाद अगर परिवार न बढ़े तो थोड़ी सी हताशा हो जाना स्वाभाविक है। सुमेश उस अकेलेपन को दोस्तों को घर बुलाकर बांटते हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों इन सब आयोजनों में खास दिलचस्पी नहीं है। कुछ दिनों बाद बातों ही बातों में शोभा ने बताया, उसकी और सुमेश की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक है, पर जहां उससे रात दिन यह प्रश्न पूछा जाता है कि अब तक उनकी बगिया में कोई फूल क्यों नहीं खिला है, वहीं सुमेश को कोई इस बाबत परेशान नहीं करता। आज शोभा ने फ्रेंच टमेटो और पनीर के पराठे बनाए थे और आनंद परिवार का रात का डिनर उनके साथ ही था। शोभा ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। उसके सास ससुर भी आए हुए थे। वह आज पिंक सिल्क के सूट में सच में गुलाब का फूल लग रही थी। आशा मुस्कुराते हुए बोली, भाभी अगर मैं लड़का होती तो मैं आपके लिए ज़रूर रिश्ता भिजवाती।
आपको पता है आप कितनी खूबसूरत हो, अभी भी लड़की लगती हो। आशा की मम्मी भी हंसते हुए शोभा की सास से बोली। भाभी, आशा सही बोल रही है, सच आपको बहुत प्यारी बहू मिली है। शोभा की सास व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराकर बोली। जी हाँ, यह बात हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है। वातावरण में खामोशी छा गई। फिर आशा ने टेलीविज़न चला दिया और सब उसमें खो गए। खाने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट गाजर हलवा था, पर किसी की हिम्मत न हुई फिर से शोभा की तारीफ करने की। इस घटना के कुछ दिन बाद शोभा की सास नीचे आशा की मम्मी के साथ बैठी हुई थी। आशा की मम्मी ने जब शोभा की सास से कहा, भाभी, दिल्ली में मेरे रिश्ते की देवरानी है, वे काफ़ी मानी हुई महिलाओं की डॉक्टर है। मैं आपको पता दे देती हूँ, आप शोभा और सुमेश के साथ जाकर एक बार सलाह लेना चाहो तो ले सकते हो। शोभा की सास बोली, मुझे क्यों बता रही हो दीदी, सुमेश और शोभा को अगर ज़रूरत होगी तो वे चले जाएंगे। अब जाकर तो थोड़ा फ्री हुई हूँ, मुझे नहीं लगता कि इन्हें बच्चा चाहिए। नहीं तो शादी के इतने साल बाद भी ये लोग डॉक्टर के पास नहीं गए हैं। हमारा फ़र्ज तो अपने बच्चों तक है, मुझे कोई शौक़ नहीं है इस उम्र में तोपड़े धोने का। आशा और उसकी मम्मी ने यह अनुभव किया था कि जब तक शोभा के सास ससुर रहे वे एक मेहमान की तरह ही रहे। उन्होंने शोभा और सुमेश की जरा भी मदद नहीं करी। जब तक वे रहे शोभा स्कूल जाने से पहले और बाद में काम में ही लगी रहती थी। ना जाने क्यों सुमेश ने जाने अनजाने यह बात शोभा के दिमाग में बैठा दी थी कि बच्चों के बिना जीवन अधूरा है, और उस अधूरेपन को सुमेश दोस्तों के साथ तो शोभा रात दिन काम करके बांटती थी। शोभा के माता पिता को गए अभी 10 दिन ही हुए थे कि रविवार के सुबह शोभा नीचे आई और आनंद जी के घर वाली माला आंटी से बोली, आंटी, मेरी गलती क्या है। कहीं भी ससुराल में कोई शादी होती है सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल देते हैं। हाँ, मुझे माँ बनने की खुशी नहीं प्राप्त हुई, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पास कोई काम नहीं है। हंसती हूँ, बोलती हूँ, क्योंकि रोते रोते मुझे जीना पसंद नहीं है। कब तक शोक प्रकट करूँ। आखिरी वाक्य बोलते हुए शोभा का गला भर गया। माला आंटी ने शोभा को बाहों में भर लिया। फिर अगली सुबह शोभा के घर से बहुत तेज तेज आवाज़ें आ रही थी। आशा और उसकी मम्मी मूक बधिरों की तरह सुन रही थी। वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर कुछ देर बाद सुमेश चाबी देते हुए बोला, बुआ की बेटी की शादी है, शोभा वहीं जा रही है, अगले रविवार तक आ जाएगी। माला आंटी चुप न रह सकी और बोल पड़ी, बेटा, उसे स्कूल से इतनी छुट्टियां मिल जाएंगी। पिछले माह भी तो शोभा को ऐसी छुट्टियां लेने पर चेतावनी मिली थी। सुमेश सपाट स्वर में बोला, आंटी, और सबके घर परिवार में बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी बच्चों की दिनचर्या पर निर्भर करती है। हर कोई हमारी तरह खुश नहीं है। वैसे भी शोभा नौकरी समय काटने के लिए करती है, और बुआ की बेटी की शादी में मदद करने से उन्हें सहारा भी हो जाएगा और शोभा का समय भी कट जाएगा। आशा को अंदर से चिढ़ हो गई, पर प्रत्यक्ष में कुछ न बोली। शोभा माँ नहीं बन पा रही थी, इस कारण गाहे बगाए उसे अतिरिक्त जिम्मेदारी स्कूल और घर में निभानी पड़ती थी। पर सुमेश को भी तो पिता बनने की खुशी प्राप्त नहीं हुई। फिर ये मानदंड उनके लिए क्यों नहीं है। सुमेश को क्यों समय काटने के लिए कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं मिलती। यह कैसा दोहरा मानदंड है समाज का। एक हफ्ते बाद शोभा आ गई थी। जैसे ही वो घर पहुंची, सुमेश ने ऐलान कर दिया कि आज उसके दफ्तर के दोस्त सब परिवार रात के खाने पर आ रहे हैं। शोभा चिड़चिड़ाती हुई नीचे आ गई। आशा ने उसके सिर पर तेल मालिश करी और गर्मा गर्म नाश्ता परोसा। सुमेश भी नीचे आ गए और बोले, शोभा, तुम यहाँ पर नाश्ता कर रही हो और मैं वहाँ भूखा बैठा हूँ। आशा ने मुस्कुराते हुए सुमेश को भी नाश्ते की प्लेट पकड़ा दी। सुमेश नाश्ता करते हुए आशा की मम्मी से बोला, आंटी, उल्टी गंगा बह रही है। कहाँ तो शोभा को आपके लिए खाना बनाना चाहिए और कहाँ आप उसे खिला रही हैं। इससे पहले कोई कुछ बोलता, शोभा गुस्से में बोली, क्यों सारे फर्ज मेरे और सारे हक तुम्हारे, सब कुछ करना मेरी ही जिम्मेदारी है क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हैं। पर हम में तुम भी आते हो सुमेश। तुम क्या करते हो सुमेश अपना समय काटने के लिए, क्योंकि तुम भी तो पिता नहीं बन पाए हो। सुमेश शोभा की बात पर तिलमिला गया और बोला, तुम अभी तक बड़ी नहीं हो पाई हो, हर बात का गलत मतलब निकालती हो। आज तक मैंने या मेरे परिवार ने कुछ कहा है तुम्हें। हमें लगा बात और न बढ़ जाए, पर शोभा बिना कोई उत्तर दिए अपना पर्स उठाकर बाहर निकल गई। मकान मालकिन ने सुमेश से कहा भी, सुमेश, वह एक हफ्ते बाद लौटी है, सांस तो लेने देता, क्या ज़रूरत थी आज मेहमानों को बुलाने की। सुमेश मासूमियत से बोला, आंटी, मैं क्या उसका दुश्मन हूँ। मैं तो इसलिए यह सब करता हूँ ताकि उसे अकेलापन न लगे। सुबह 2 घंटे बाद लौटी तो काफ़ी फ्रेश लग रही थी, साथ में सुमेश भी था।
हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। पता नहीं आशा को शोभा से एक अलग सा लगाव हो गया था, इसलिए शोभा को खुश देखकर आशा ने चैन की सांस ली। रात को फिर से शोभा के घर एक छोटी सी पार्टी थी। शोभा ने आशा को भी बुलाया था। शोभा ग्रे और मैजेंटा रंग की शिफॉन साड़ी में बेहद सुंदर लग रही थी। सुमेश भैया के दोनों दोस्त शोभा की तारीफ करते हुए बोले, सुमेश यार, शोभा भाभी तो अब तेरी बेटी जैसी लगती है, अपना वजन कम कर ले, कहीं जल्द ही पोती न लगने लगे। यह सुन के सुमेश के दोस्त की बीवी तिल मिलाकर बोली, लड़कोरी का आंचल चिकना और बांझन का चेहरा। यह कहावत आज भी इतनी ही सच है ना शोभा? शोभा की आंखें अपमान से तिलमिला गई। फिर से एक बोझिल वातावरण के साथ डिनर समाप्त हुआ। पता नहीं क्यों शोभा की सुंदरता और सुघड़ता हमेशा महिलाओं के लिए ईर्ष्या का विषय रही है। आज माला आंटी की बड़ी बहू की गोद भराई की रस्म थी। सभी पास पड़ोस के लोग इकट्ठा थे और पूरी आयोजन की जिम्मेदारी शोभा पर थी। पर आशा को बहुत बुरा तब लगा जब होने वाली माँ की रस्म में सबको बुलाया, पर शोभा से वह रस्म नहीं करवाई गई क्योंकि पंडितों का विधान इसके खिलाफ था। एक दिन बातों बातों में मकान मालकी ने शोभा और सुमेश से बच्चा गोद लेने की बात करी, तो जहाँ शोभा की आंखें चमक उठी वहीं सुमेश बोला, मैंने कितनी बार शोभा को समझाया मीना दीदी की छोटी बेटी को गोद लेते हैं, पर जब माने तब ना, इसे तो अपना अकेलापन बहुत प्यारा है। वहीं शोभा के अनुसार वह अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेना चाहती है क्योंकि उस पर बस उसी का अधिकार होगा। वह उसकी परवरिश अपने हिसाब से कर पाएगी और उस बच्चे के मन में कोई ग्रंथि नहीं पलेगी क्योंकि उसके माता पिता ने उसे किसी को गोद दे दिया था, पर उनके ससुराल वाले इसके खिलाफ थे। उन्हें अपना खूनी चाहिए था, पर इससे अधिक उन्हें नाम और खानदान पर भरोसा था। सतही तौर पर कहे तो शोभा और सुमेश की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, और कमी थी भी जिसे बस महसूस कर सकते हैं पर समझ नहीं सकते। समय बदल गया और साथ में समाज भी, पर पहले जो बात सीधे तौर पर कही जाती थी उसका बस कहने का तरीका बदल गया है। शोभा हर समय काम में ही लगी रहती थी क्योंकि इस समय यह तलवार उस पर लटकी रहती है कि काम क्या है, दो जने ही तो है ना, कोई बाल बच्चा। यह सब सुनते और समझते वो अपने वजूद से अधिक काम करती गई। सुमेश यह सोचता रहा कि शोभा को ऐसा करने से अकेलापन नहीं लगेगा, पर दोनों ने ही कभी इस विषय पर खुलकर बात नहीं करी। यह सोचते सोचते आशा वर्तमान में आ गई। आशा की मम्मी सुबह ही हॉस्पिटल चली गई थी। मम्मी और सुमेश के लिए नाश्ता लेकर जब आशा हॉस्पिटल पहुंची तो देखा शोभा के सास ससुर भी आ गए हैं, और सास बोल रही थी, हमें तो लगा कोई खुशखबरी होगी, पर जहाँ तो माजरा ही दूसरा है। मकान मालकिन ने बताया, डॉक्टर के अनुसार शोभा के अंदर खून की कमी है और यह शोभा का अपना ध्यान न रखने के कारण से है। वह इतनी कमज़ोर हो गई है कि अंदर से अब उसे कुछ दिन आराम करना होगा। जब डॉक्टर यह सब बता रहा था तो सुमेश आश्चर्य से बोला, पर डॉक्टर शोभा को काम क्या है, कोई बच्चा तो है नहीं हमारे पास जिसके कारण शोभा थक जाए। इस बात पर डॉक्टर सख्ती से बोली, सुमेश तुम्हारा यही रवैया उसे यहाँ लेकर आ गया है। वह शरीर के साथ साथ मन से भी थक चुकी है। यह एक दिन या कुछ महीनों का नहीं पर वर्षों तक अपने पोषण पर ध्यान न देने के कारण हुआ है। एनीमिया किसी भी व्यक्ति को और कभी भी हो सकता है अगर वह अपनी तरफ से लापरवाह हो जाए। 2 दिन बाद शोभा घर आ गई थी, साथ में उसकी सास भी थी जो पूरा 1 हफ्ते तक जाने अनजाने ढंग से उनका मन छलनी करती रही। उनके जाने के बाद शोभा ने आशा से कहा, मुझे अपनी सास की बातों से कहीं ज़्यादा सुमेश की चुप्पी छलनी कर देती है। समय बीत रहा था पर शोभा ने अपने को पहले से बेहतर संभाल लिया था। अब भी वह पास पड़ोस के आयोजनों में मदद जरूर करती है, पर अपनी सहूलियत के अनुसार पास पड़ोस की जिम्मेदारियों को वह बड़ी विनम्रता पूर्वक ठुकरा देती है। अब आशा के लिए भी विवाह प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन मन ही मन आशा डर रही थी कि कहीं उसे भी सुमेश जैसा पति न मिल जाए। सुमेश के ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ गए थे और उनकी अगली पोस्टिंग गाजियाबाद में थी। सारा सामान बंध चुका था और ट्रक में जमाया जा चुका था, पर पता नहीं आशा को बहुत बहुत खाली लग रहा था। शोभा आशा की सहेली ही नहीं, उसे अपनी हमसाया लगती थी। कहीं आशा रोने न लगे ये सोचकर आशा चुपचाप कॉलेज की तरफ चली गई थी। आकर देखा तो घर में सन्नाटा नहीं था। अंदर रसोई में शोभा की आवाज़ आ रही थी। आशा को लगा उसे गलतफहमी हुई है। अंदर देखा तो शोभा ही थी। उसने आश्चर्य से कहा, शोभा भाभी आप यहीं हो, सुमेश भैया के साथ नहीं गई? आशा के मुंह पर हाथ रखकर शोभा बोली, भाभी चली गई है भैया के साथ, पर यह शोभा अब अपने को पहचानना चाहती है और समझना चाहती है। अगर सुमेश को यह शोभा पसंद है
तो वो वापस चली जाएगी उस नीड़ पर, नहीं तो नीड़ का निर्माण फिर से करेगी। उस नीड़ में शोभा शोभा ही रहेगी। आज जो शोभा खड़ी है उस शोभा ने बस अपने आप को और अपनी खुशी को ही चुना है। और यह बात कहते हुए शोभा आंखों में जिंदगी की चमक झलक रही थी। आशा को लगा शोभा ने शायद उस नीड़ के निर्माण के लिए अपना पहला तिनका चुन लिया है। जिस घर में इज्जत ना हो उसे नीड़ नहीं कहते, नीड़ बराबरी इज्जत और प्रेम से बनता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी और इसी तरह की शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।